ओके, तो चलो भाई आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है अपना वर्ल्ड का मैप, ठीक है। इस वर्ल्ड के मैप में ये अपना पड़ता है इक्वेटर और ये हमारा आता है प्राइम मेरिडियन। इंडिया हमारा है इधर, ठीक है। तो अब मुझे आप बताओगे कि इंडिया क्या ग्लोबल नॉर्थ में है या ग्लोबल साउथ में है, ठीक है। और इस चीज़ का आंसर अभी आपको अपने मन में सोच के बैठना है, क्योंकि जब वीडियो आगे बढ़ेगी तो मैं आपको उसके बीच में आंसर दूंगा। तो भाई आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ MPS 002। देखो यार, आज तो तुमको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। वो तो इग्नू वालों ने तुमको सिलेबस कम दे रखा है, पर क्वेश्चन कम पूछता है, तो इसलिए मुझे कम पढ़ाना पड़ रहा है, वरना मेरा बस चले भाई मैं तो तुमको सब कुछ पढ़ा दूँ। शुरू करते हैं वीडियो की। तो अगर हम पहली चीज़ देखें, सबसे पहले शुरू कहाँ से करना चाहिए? हमको इंडिया से शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हैं इंडियन एंड हम जो जिस कंटेक्स्ट में आंसर लिख के आएंगे वो इंडिया के कंटेक्स्ट में लिख के आएंगे, ठीक है। तो एक बार अगर हम इंडिया की एक टाइमलाइन देखें कि इंडिया में आज तक हुआ क्या, तो इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नेहरू जी थे वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने। 1950 को हमारे रिपब्लिक डे हुआ। उसके बाद से जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ थी वो स्टार्ट हुई, ठीक है। क्या हम शुरू में काफ़ी डेवलप थे या फिर काफ़ी ख़राब हालत में थे? तो आप बोलोगे यार शुरू में तो हम काफ़ी ख़राब हालत में थे, क्योंकि ब्रिटिश ने हमको पूरा निचोड़ के रखा होता है ना। तो एक्चुअल में हमने ग्रोथ कैसे करी और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे कैसे चेंज हुए, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर मैं यहाँ पे इंडिया का मैप बनाने का ट्राई करूँ, थोड़ा ख़राब मैप बनाया तो मैनेज तो कर ही लोगे आप। तो इंडिया का मैप बनाने का ट्राई करूँ तो इधर पे पड़ता है पाकिस्तान, इधर पे पड़ता है हमारा छोटा सा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारा थोड़ा लंबा सा बॉर्डर पड़ता है चाइना के साथ। यहाँ पे अपना नेपाल आ गया है, भूटान हो गया, और फिर यहाँ पर अपना म्यांमार और लाइक नीचे बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ हो गई, ठीक है। तो हम इतने सारे तरफ से घिरे हुए हैं पूरे टाइम, है ना। और यहाँ पर एक छोटा सा नेशन है श्रीलंका, ठीक है। वैसे भूटान उससे ज़्यादा छोटा है, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे श्रीलंका, तो हम चारों तरफ ही किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब ये तो वैसे लैंड से नहीं जुड़े, पर कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूँ, आपको अगर पता हो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, तो चलो आप सबको पता है ख़राब है। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन क्या हमारे अच्छे हैं, या फिर इंडिया नेपाल के अच्छे हैं क्या, ठीक है। तो ये सब आप बातें आपको अगर पता है तो आपके लिए आधा काम यही आसान हो चुका है। अगर आपको नहीं पता तो आपको कोई बात नहीं, वीडियो में आगे पता चल जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूँ, क्या चाइना इंडिया से ज़्यादा डेवलप है, या फिर आप वही अभी तक उसमें ही है कि चाइनीज़ माल जो है ख़राब होता है, या फिर ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी हम आगे देखने वाले, सब कुछ देखने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो थोड़ी पता नहीं, मैं ट्राई करूँगा, इसका पार्ट 1 है वैसे, मैं ट्राई करूँगा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे के ऊपर ना जाए, ठीक है। तो शुरू करते वीडियो। तो एक्चुअल में इंडिया में आज तक हुआ क्या है, ठीक है। तो इंडिया सबसे पहले था बिल्कुल अंडर डेवलप्ड नेशन, ठीक है। इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी, इंडिया की इकोनॉमी ख़राब थी, इंडिया का सब कुछ ख़राब था, कुछ ठीक नहीं था, ठीक है। देन हमने थोड़ा थोड़ा ना अपना रिवैम्प करना शुरू करा, अपनी जो इकोनॉमी है, बाकी सारी चीज़ें। तो हमारे शुरू में ग्रोथ रेट कितना था? 3%, जो आपको पता है, जिसको हम हिंदू ग्रोथ रेट, हम नहीं मतलब बाहर की कंट्रीज़ हिंदू ग्रोथ रेट कहती है, ठीक है। अब हुआ क्या इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में, 1954 में हमने एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्या होती है? नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी मतलब था कि उस टाइम पे वर्ल्ड जो था वो देखो क्या चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, सबसे बड़ा नेशन कौन सा निकल के आया? USA, ठीक है। तब से अब तक सबसे बड़ा नेशन USA ही है। उससे पहले कौन था, चलो ये बताओ। अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद USA निकल के आया तो उससे पहले कौन था? उससे पहले था ब्रिटिश, बोले तो इंग्लैंड, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, ये जो है ये था सबसे बड़ा नेशन, क्योंकि इन्हीं की डोमिनेंस थी। इसके बाद जब जर्मनी वगैरह सारे सब कुछ ख़त्म हो गया तो USA सबसे बड़ा नेशन निकल के आया, ठीक है। और USA निकल के आया, और दूसरा कौन निकल के आया? USSR, ठीक है। तो अब बाकी सारी कंट्रीज़ ने क्या कहा कि या तो हम मतलब कुछ कंट्रीज़ बोलेंगे हम USA के साइड है, कुछ कंट्रीज़ बोलेंगे हम USSR के साइड है। तो इंडिया ने क्या बोला कि भाई ये क्या बात हुई, हम ना तुम्हारी साइड है ना तुम्हारी साइड है, हम है नॉन अलाइंड, मतलब हम दोनों में से किसी तरफ अलाइन नहीं है, ठीक है। तो 1954 में इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया, ठीक है, जिसमें हम किसी की भी साइड नहीं थे, ना USA की ना USSR की। इसके बाद हमारी चाइना के साथ वॉर हुई, इसके बाद हमारी और भी काफ़ी सारी वॉर हुई, हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, जिसमें हमने बांग्लादेश को ही अलग कर दिया पाकिस्तान से, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जैसे कि पैरेगमेटिज़म करके हमने शुरू करा। पैरेगमेटिज़म क्या मतलब क्या होता है? प्रैग्मेटिज़म का मतलब होता है कि हाँ, मतलब एक तरीके से रियलिस्ट अप्रोच अपनाना, ठीक है। मतलब हम अपने थोड़ी डेटा ड्रिवन जो चीज़ें थी उनके ऊपर ज़्यादा रिलाई करने लग गए, ठीक है। रैदर दैन हम इससे पहले कहते थोड़े आइडियलिस्ट थे। या भी आपको आगे समझ आ जाएगा, मैं भी आपको अच्छे से समझा दूँगा क्या हुआ यहाँ पर,
ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमने न्यूक्लियर टेस्ट करा। न्यूक्लियर टेस्ट में आपको मज़ा आ जाएगा। जब हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा 1974 में, उसका नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ 1991, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अभी आप डेवलपमेंट के ऊपर अभी पेपर लेके आए हैं आप MPS 003 में, ठीक है। उसमें मैंने ये तो आपको इतनी बार बताया, लिबरलाइजेशन, LPG रिफॉर्म, ठीक है। तो वो इंडिया में सबसे मेजर इंसिडेंट, एक जो मतलब इंसिडेंट नहीं, एक जो मेजर डिसीजन था इंडिया का, वो एक इनमें से एक था, ठीक है। उसके बाद हम देखिए कारगिल वॉर हुई, चंद्रयान 1 हुआ। इसके बाद के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैं सही बताऊँ तो। इसके बाद की जो टाइमलाइन है उसको मैं अगर पूरा लाइक समराइज़ करने की कोशिश करूँ, इसके बाद जो बात से शुरू होती है वो होती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। जो सारी लड़ाई है अब जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो रही है। किसकी? ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, ठीक है। अब आपको पता नहीं है इंडिया कहाँ पर है, तो अभी आप बस ये इतना पता लगा लीजिए कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में मतलब वॉर नहीं, एक सॉफ्ट वॉर टाइप की मान लो, या फिर एक इकोनॉमिकल वॉर चल रही है, ठीक है। जहाँ पर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और डिसीजन किसी का नहीं निकल के आ रहा। अब हम बढ़ते सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। अब आपको इतना आइडिया लग गया कि क्या टाइमलाइन में आज तक क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो अगर हम आज का पहला क्वेश्चन देखें, जो पेपर में अब तक कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि द रियलिस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। अब हमने ऊपर अभी देखा था कि इंडिया की रियलिस्टिक, और कहाँ लिखा था मैंने अभी, हाँ, यहाँ पर इंडिया हमसे पहले इंडिया आइडियलिस्टिक अप्रोच यूज़ करता था, इसके बाद वो रियलिस्टिक यूज़ करने लग गया। तो एक्चुअल में रियलिस्ट का मतलब होता क्या है? तो अगर हम अब रियलिस्ट अप्रोच के ऊपर आए, तो रियलिस्ट अप्रोच क्या कहती है? रियलिस्ट अप्रोच कहती है कि हमको ना थोड़ा एक एग्रेसिव व्यू लेकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तब तक दूसरे नेशन जो है हमको वीक ही मानेगा। जैसे कि मान लो चाइना जो है, चाइना ने एक ऐसी मिसाइल बना दी जो 10,000 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। और इंडिया है, इंडिया के पास ऐसी मिसाइल है जो 5,000 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। अब इंडिया के पास कोई ऐसा कम डिस्टेंस वाली मिसाइल तो है नहीं, बट चाइना के रिस्पेक्ट में क्या है, इंडिया के पास कम डिस्टेंस वाली मिसाइल है। तो इंडिया यहाँ पर क्या करेगा, अपनी रेंज बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना। कहीं से कोई मिसाइल खरीदेगा जो इसके बराबर की हो या फिर इससे अच्छी हो, है ना। ये सारी चीज़ें जो है किस में आती है? रियलिस्ट अप्रोच में, ठीक है। और अगर मैं इसका अपोजिट आपको बताऊँ, आइडियलिस्ट अप्रोच क्या होती है? आइडियलिस्ट अप्रोच होती है कि वेट करना, ठीक है, हम कोऑपरेट करेंगे, हमको इतना लड़ना नहीं है। जैसे कि मान लो इसी सेम केस में अगर चाइना ने बना ली 10,000 किलोमीटर की, तो इंडिया जाके बोलेगा कि यार हम एक एग्रीमेंट करते हैं, आप मुझ पर अटैक मत करना, मैं आप पर अटैक नहीं करूँगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडियलिस्ट अप्रोच, जो कि मतलब हम थोड़ा अगर इंडिविजुअल के टर्म्स में बताओ तो गांधी जी जो थे वो थोड़े आइडियलिस्ट थे, ठीक है। इंदिरा गांधी जी जो थी वो रियलिस्ट थी। कैसे थी वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो अगर हम देखें आइडियलिज़म और रियलिज़म, ठीक है, तो हम 1967 से पहले जो थे वो आइडियलिस्ट थे। क्यों? तब हमारे पास थे जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट, बाद में कांग्रेस से कोई डिफरेंस नहीं है, बट आइडियोलॉजी में डिफरेंस था, ठीक है। तो इस टाइम पे हम रियलिज़म देखते हैं, रियलिज़म और नॉन अलाइनमेंट अब आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट यूज़ कर रहा हूँ, क्या नॉन अलाइनमेंट में कोई एग्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो किस में आना चाहिए? आइडियलिज़म में आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमको एक ऐसी मिसाइल बनानी है जो बहुत दूर तक जाके पूरा बेस उड़ा दे, तो किस में आएगा? रियलिज़म में आएगा, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा एग्रेसिव स्टैंस ले रहे हैं। तो पोस्ट 1967 क्या हुआ? इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोला क्या, मतलब उनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी कि हमको ऐसे आराम से नहीं चलना है यार, हम इतने ईजी नहीं है, या फिर हम इतने वो नहीं है, कमज़ोर नहीं है कि हम इनके आगे झुक के रहे, ठीक है। तो वो जब आई तो उन्होंने हमारा डेवलपमेंट कराया, कैसे न्यूक्लियर पावर बनाई, और बाकी सारी जो चीज़ें थी, हमारे जो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस थे एटॉमिक एनर्जी वाले, वो सारी चीज़ें सारी इस्टेब्लिश करी, उनको और ज़्यादा एनहेंस करा कि वो डेवलप कर पाए बाकी सारी चीज़ें भी, ठीक है। तो अब अगर मैं बताऊँ इस मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर दिखाना चाहूँ, तो इस टाइम पे हम क्या करते थे, इस टाइम पे हम ग्लोबल जो भी मीटिंग्स होती थी उसमें जाते थे और एक न्यूट्रल स्टांस रखते थे, ठीक है। उसके बाद मतलब यही सारी चीज़ें कि जो डिफेंस एग्रीमेंट हो गए वो चलो तब भी साइन नहीं करते थे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो थी वो थोड़े अपने न्यूट्रल स्टांस से रखते थे, किसी की साइड नहीं जाते थे, नॉन अलाइनमेंट रहते थे पूरे टाइम, है ना। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी तो ध्यान रखते थे, थोड़ा फंड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे कि हमको फंड्स मिल जाए, डेवलपमेंट हो जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करते थे। इसके बाद हमने क्या करना शुरू करा, जब हमारी थोड़ी इकोनॉमी ऐसे वो हो गई, स्टेबल हो गई, तो हमने शुरू करा अपने अंदर का डेवलपमेंट, ठीक है। हमने अंदर की अपनी मार्केट को एक्सपेंड करा, हमने थोड़ी अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो दिखाई, ठीक है। इसके बाद हमने जो अपना न्यूक्लियर पावर का न्यूक्लियर पावर मिशन था वो करा। इसके बाद हमको पाकिस्तान के साथ इतने टाइम से हमारा डिस्प्यूट चला था, हमने वो रिजॉल्व करा फाइनली, ठीक है। वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, बट हमने एक्चुअली एटलीस्ट हमने उस टाइम पे इनिशिएट करा, ठीक है। और फाइनल चीज़ हमने एक ना साइड चूज़ कर ली अपनी,
कि हमने बोला कि हम थोड़ा यूएसएसआर की तरफ टिल्ट आएंगे, ठीक है। अब अगर आपने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस अभी आप कर ही रहे हो, अगर आपने बीए करी है पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको एक चीज़ पता होगी, जो हमने अपना लिया है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिए? यूएसएसआर से, ठीक है। तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि हमको यार इनकी तरफ टिल्ट होना है और इनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमने इसलिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमने काफ़ी सारे चेंजेस करे, हमारे जुडिशरी थोड़ी उनकी तरफ टिल्ट हुई और ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। हमने एटलीस्ट एक साइड ले ली उस टाइम पे। अब अगर मैं आपको बताऊँ उस टाइम पे एक्चुअल में क्या हुआ, जब कोल्ड वॉर चली। कोल्ड वॉर आपको पता होगा क्या हुआ था कोल्ड वॉर में? कोल्ड वॉर थी, बताया मैंने अभी, पर अभी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, इन दोनों के बीच में ना एक रेस चल गई कि हम दोनों में से कौन जल्दी डेवलप होगा, या फिर कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, या फिर कौन ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, या फिर कौन क्या कर सकता है, ठीक है। एक तरीके से ये हो गया जैसे मान लो आपका कोई कॉम्पिटिटर है, वो आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और अब आप दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक टाइम आया जब दोनों के बीच में बहुत सब कुछ बन गया, बहुत ही सारा न्यूक्लियर मिसाइल्स बन गई, डिफेंस के सारे लाइक जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत सारे बन गए, और ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें हो गई। तो इंडिया ने एक स्टांस ले लिया अपना कि हम यूएसएसआर के साइड है। तो इसको हम बोलेंगे एक रियलिस्ट अप्रोच, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि भाई इससे अच्छे तरीके से आइडियलिज़म और रियलिज़म आपको मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। कि हमने सबसे पहले देखा है रियलिज़म मतलब हो गया एक एग्रेसिव अप्रोच, आइडियलिज़म मतलब हो गया एक नॉर्मल अप्रोच। अब मैं अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं, क्या इंडिया प्रेजेंट में आइडियलिस्ट है या रियलिस्ट है, ठीक है। तो आप मुझे क्या बताओगे? 1 मिनट सोचना, वीडियो पॉज करो, सोच के मुझे अभी बताना है यहाँ पर, मतलब अभी मुझे कैसे बताओगे, मन में सोचना, ठीक है। मैं अभी 10 सेकंड में बताता हूँ आपको। चलो, तो मुझे लगता है अब तक आपने सोच लिया होगा। तो इंडिया हमेशा से जो आइडियलिस्ट स्टांस है वही लेते चलता है, ठीक है। कभी आपने इंडिया को नहीं देखा होगा कि बहुत एग्रेसिव स्टांस ले रहा है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि इंडिया ने सामने से बांग्लादेश पर अटैक कर दिया, कभी सामने से चाइना पे अटैक कर दिया, फिर कभी किसी और पे अटैक कर दिया, पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। इंडिया सामने से बहुत रेयर, आउट ऑफ रेयर केसेस में करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया की आइडियोलॉजी जो है, इंडिया का जो बेस है वो बना ही आइडियलिज्म के ऊपर है, गांधी जी के आइडियाज़ के ऊपर बना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आप याद रखना, इंडिया हमेशा आइडियलिस्ट लाइक पर्सपेक्टिव यूज़ करता है। बहुत रेयर चांस होते हैं जिसमें रियलिज्म यूज़ करते हैं, जब इंडिया की सॉवरेनिटी पे खतरा आता है, ठीक है। तो अब हम 2 चीज़ें और पढ़ते हैं, क्लासिकल और नियो लिबरलिज्म, लिबरलिज्म कह रहा हूँ, नियो रियलिज्म, ठीक है। तो अब देखो क्लासिकल में क्या कहते हैं, अब 2 टाइप के लोग हैं, ठीक है। एक आदमी कहता है कि यार देखो क्लासिकल में क्या होता है, क्लासिकल में जो इंसान है ना, इंसान पहले से सेल्फिश होता है, ठीक है। अब इंसान सेल्फिश है, इंसान ने बनाई है स्टेट, स्टेट ने बनाई है कंट्री। अब ये जो कंट्री है, क्या आपको लगता है कि ये कंट्री जो है ये सेल्फिश नहीं होगी, है ना? या फिर जो इंसान एग्रेसिव है तो स्टेट एग्रेसिव नहीं होगी, ठीक है। तो आप कहोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जब इंसान ही सेल्फिश था, उसी ने स्टेट बनाई है, तो स्टेट भी सेल्फिश होगी, स्टेट ने अगर कंट्री बनाई तो कंट्री भी सेल्फिश होगी, या फिर एग्रेसिव होगी। मतलब सेल्फिश इन द लिटरल सेंस मत लेना, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग, ठीक है। तो क्लासिकल रियलिज्म वाले लोग कहते हैं कि यार इंसान क्योंकि सेल्फिश है, या फिर इंसान ही ऐसा है क्योंकि इंसान के रूट्स में ही ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए जो स्टेट है वो रियलिज्म की तरफ ज़्यादा रहती है, ठीक है। कि जो स्टेट है वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने में लगी रहती है, स्टेट जो है वो अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने में लगी रहती है, क्योंकि इंसान अपने आप में ये चीज़ें इंटीग्रेट करता है, ठीक है। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर मिसाइल है, अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो धमकी देता रहता है कि हम कभी भी इसको यूज़ कर लेंगे इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो अब ये वाले जो लोग हैं नियो रियलिज्म वाले, ये लोग कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, ये जो लोग हैं ये ऐसी धमकियाँ इसलिए दे पाते हैं क्योंकि इनके ऊपर ना कोई एक अथॉरिटी नहीं है। मतलब अगर इनके ऊपर इनका कोई बॉस हो, जैसे अगर आप कोई कलीग है, मतलब आप कलीग नहीं, आप मान लो कोई एम्प्लॉय हो कहीं पर, तो अगर आपके ऊपर का एक बॉस होगा तो आप कंपनी में जाकर कुछ भी नहीं कर सकते ना, ऐसे कि आपके जो मन आया वो कर दिया, या फिर जो भी मन आ रहा है वो कर रहे हो, आ जाना है जाओ, मत जाना मत जाओ, ठीक है, ये सब नहीं कर सकते। सेम चीज़ ये कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे है तो पाकिस्तान के ऊपर कोई एक अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, कोई उसका बॉस नहीं है, या फिर कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो उसको रोके ये करने से। तो इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, और इंडिपेंडेंट नेशन को अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी का ख्याल रखने का पूरा हक है, तो इसलिए वो ऐसे काम करता है, ठीक है। तो यही चीज़ें बोल रहे, एक वॉल्ट्स करके हमारे थिंकर है, वो कहते हैं कि इट शिफ्ट्स फ्रॉम द फोकस फ्रॉम
ह्यूमन नेचर टू स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट मतलब कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है हमारे ऊपर, ठीक है। जैसे इंडिया के ऊपर भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो इंडिया ने अपना चलो वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ, इंडिया ने अपना न्यूक्लियर जो सेटअप है वो कैसे करा, ठीक है। तो ये थी दो आइडियोलॉजीज़, ये आपको पता होनी चाहिए, बच्चे से समझ आ जानी चाहिए। एक बार मैं फिर से थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ इसको। क्लासिकल वाले कहते हैं कि इंसान के रूट्स में ही ये है कि हम थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, हमें अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको मेंटेन करना है, सॉवरेनिटी उसको मेंटेन करना है। न्यू रियलिज्म वाले कहते हैं कि हम जो है मतलब जो कंट्री है वो ऐसे स्टांस इसलिए लेती है क्योंकि उसके ऊपर कोई बॉडी नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर ही ऐसा है क्योंकि इन वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहले इंडिया जो है 1% से भी ज़्यादा अपना जो एक्सपेंडिचर है वो करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख के आ जाना अपने आंसर में, ठीक है। अगली चीज़, क्या आपको लगता है इंडिया वर्ल्ड में सबसे आगे है रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? तो आप बोलोगे सबसे पहले तो अगर कोई कार का शौकीन है वो बोलेगा नहीं यार जर्मनी कार हो गई, जापान की कार हो गई, ये सारी कार हो गई बहुत आगे हैं, ठीक है। कोई और मान लो किसी चीज़ में है तो बोलेगा नहीं यार जापानीज़ टेक्नोलॉजी हो गई या फिर यूरोपियन टेक्नोलॉजी हो गई, एप्पल जो है यूएसए का है, तो इंडिया कैसे आ गया? इंडिया ने क्या दिया देश को, जो कि काफ़ी सारे क्रिटिक्स बोलते हैं इंडिया के, है ना, कि इंडिया ने देश को क्या दिया। तो एक्चुअल में आज हम देखते हैं कि क्या है इंडिया का स्टांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, इंडिया वो इंटरनेशनल रिलेशन पर, ठीक है। तो देखो यार समझने की कोशिश करो, आज के टाइम पे हम किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं? एआई के ऊपर, ठीक है। ये जो इमेजेस मैंने ऊपर नीचे लगा रखी है, ये इमेज लगा रखी है, सारी मैंने एआई के ऊपर बनाई है। क्या इंडिया के पास कोई एआई है? कोई होगा, मतलब ऐसा मैंने मना नहीं कर रहा कि कोई एआई होगा ही नहीं, बट क्या कोई फेमस एआई है जिसको पूरा वर्ल्ड में पूरे डोमिनेशन हो जिसका, ठीक है। तो ऐसा कोई एआई नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है, रीज़न आता है ये, इंडिया के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रही हो एट प्रेजेंट, ठीक है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी हो गई, इसके अलावा सोलर पावर प्लांट जो हो गए, ठीक है, सोलर पैनल्स जो हो गए, इन सब चीज़ों के लिए चाहिए होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है सेमीकंडक्टर, ठीक है। बस अब यहाँ से आपको स्टोरी बहुत ध्यान से सुननी है। इंडिया के पास नहीं है सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंडिया काफ़ी सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, जैसे ये हो गया सिलिकॉन हो गया, ग्रेफाइट हो गए, और बाकी सारे बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको इंडिया इंपोर्ट करता है अभी भी, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से इंडिया जो है काफ़ी पीछे है अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सही बताऊँ तो, ठीक है। सबसे आगे कौन है, क्या लगता है कौन सा होगा नेशन? यूएसए है, चाइना है, रशिया है, या वियतनाम है? चलो ठीक है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बोले यूएसए है, बट नहीं, सबसे आगे टेक्नोलॉजी में चाइना, ठीक है। चाइना का लोग यूँ ही बोलते रहते हैं कि भाई माल सस्ता है, ये है वो है, चाइना इंडिया से बहुत आगे है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है इस टाइम पर? यूएसए है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? चाइना है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर ग्लोबल पावर में देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कहती है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एक डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है। कैसे है अब वो समझते हैं। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी शेप द हायरार्की ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन विद टू फंडामेंटल मैकेनिज्म्स, ठीक है। एक हो गया मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, एक हो गया स्ट्रक्चरल टेक डिपेंडेंसी, ठीक है। स्ट्रक्चरल टेक डिपेंडेंसी मतलब क्या हो गया? जैसे कि नॉर्थ साउथ डिवाइड, वाइड एंड, जैसे देखो जो ग्लोबल नॉर्थ है, अभी तक आपको ग्लोबल नॉर्थ का मतलब नहीं पता, अभी आगे बता दूंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है। मान लो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास जो है काफ़ी सारा जो अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हो गई, ठीक है। अब अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो प्राइस जो है वो कम हो जाएगा चीज़ों का, प्राइस कम हो जाएगा तो जो लोग के लाइवलीहुड या फिर लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है किससे आएगी? अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो। अब सेम चीज़ अगर आप देखो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, इन दोनों कंट्रीज़ के लिए क्या केस आएगा? मान लो इनको कोई इनमें से टेक्नोलॉजी चाहिए, सबसे पहले तो इसका एक खर्चा देंगे, ठीक है, ये खरीदने के लिए पैसे देंगे, पैसे देने के बाद इसको मेंटेनेंस के पैसे देना है, ठीक है। उसके बाद भी एक दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है कि ये जो कंट्रीज़ है ये जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करती, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या नहीं करती? जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, मान लो इंडिया ने ख़रीदा कोई राफेल ख़रीदा फ्रांस से, ठीक है। तो ये जो फ्रांस है ये राफेल तो इंडिया को बेच देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट राफेल के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ठीक है, इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं,
इसके अंदर जो बाकी सारी चीज़ें क्रिटिकल मिनरल्स जो है इसके बारे में डिटेल्स नहीं देगा, ठीक है, बता देगा कि ठीक है यार आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, ऐसे यूज़ कर सकते हो, बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ठीक है, कि इंडिया भी ऐसा कोई इसका कॉपी डेवलप ना कर ले खुद से। इंडिया भले ही खुद से कर चुका है काफ़ी कुछ डेवलप, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। सेम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड डिटरेंस, जैसे कि अब साइबर कैपेबिलिटीज़, मान लो इंडिया है, इंडिया के पास जो है अपना सारा, इंडिया ने अपना डिजिटलाइज कर रखा है अपना सारा सिस्टम, ठीक है, डिफेंस सिस्टम। अब कोई और पावरफुल नेशन आया, उसने जब वॉर हुई तो सारा इनका साइबर ही हैक कर लिया, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी या फिर साइबर हैकिंग के थ्रू, एथिकल हैकिंग के थ्रू सब कुछ हैक कर लिया, ठीक है। जैसे इंडिया में एक बार हुआ था कि इंडिया के जो डिस्कॉम सेंटर थे उसके विंड टर्बाइंस के, वो हैक कर लिए थे चाइना ने, ठीक है, वो टर्न ऑफ कर दिए थे। या फिर जो वो होते हैं हमारे एरोप्लेन के जो सेंसर्स होते हैं, चाइना ने एक बार उनको जीपीएस स्पूफिंग के थ्रू वो कर लिया था, जाम कर दिया था, फिर उसको स्पूफ कर दिया था, चेंज कर दिए थे उनके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आती है साइंस एंड टेक में, ठीक है। अगर आप ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के टर्म्स में देखो तो अब मैंने जो पूछा था कि सबसे बड़ा टेक में कौन है तो भाई सबसे बड़ा आता है टेक में चाइना, ठीक है। चाइना से बड़ा, देखो चाइनीज़ भी लिखी हुई है, चाइना से बड़ा वर्ल्ड में इस टाइम पे टेक्नोलॉजी में कोई नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है यूएस सबसे पावरफुल है, हो सकता है मिलिट्री वाइज पावरफुल हो, बट उसको भी चाइना के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि चाइना के पास पता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, सारे रेयर अर्थ मिनरल का कंट्रोल, ठीक है, जो मैंने भी आपको ऊपर सिलिकॉन बताया, ठीक है। बाकी सारे जितने भी रेयर अर्थ मिनरल होते हैं, क्रिटिकल मिनरल होते हैं, सबका कंट्रोल किसके पास है, चाइना के पास है। चाइना ने अफ्रीका में अपने जगह जगह पर माइनिंग साइट्स बना रखी हैं एंड वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो चाइना किस किस चीज़ में आ गया है, चाइना का एक मिशन भी है मेड इन चाइना 2025, चिप डिज़ाइन करता है चाइना, ठीक है। 5G एंड 6G नेटवर्क, 6G नेटवर्क सबसे पहले चाइना में आया। उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स है चाइना के पास, क्वांटम कंप्यूटर्स है, AI डेवलपमेंट में तो सब कितना आगे आपको पता है, डीप सीक वगैरह सब कुछ उसी का है, ठीक है। उसके अलावा जो भी सारी चीज़ें हो गई, एडवांस पैकेजिंग, 2.5D एंड 5D स्टैकिंग टेक्नोलॉजी, सब कुछ, मतलब जितना आप सोच सकते हो ना वो सब कुछ चाइना के पास है। इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, इलेक्ट्रिक कार्स पे इंडिया, अभी आपने देखी होगा, अगर आप रोड पर अभी देखते होगे आपको पेट्रोल कार मान लो 100 कार्स है, ठीक है, तो पेट्रोल कार आपको अब भी 70 के आसपास दिख जाती होगी, ठीक है, पेट्रोल डीजल या फिर जो भी है बाकी सारी चीज़ें CNG वगैरह। इलेक्ट्रिक व्हीकल अब भी आपको मुश्किल से 10, 12, 15 इतने दिखते होंगे, है ना। चाइना ने क्योंकि इसके ऊपर जो फोकस था तब से शुरू करा था 2010, ठीक है, इस टाइम से चाइना फोकस कर रहा है इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर। इस टाइम पे चाइना की ये वाली सिचुएशन थी और इंडिया की इस टाइम पर है, तो आप समझ सकते हो कि कितना आगे है चाइना हमसे। कम से कम 10-15 साल पहले उन्होंने इसके ऊपर फोकस कर लिया था, इसकी सारी टेक्नोलॉजी वो लाइक एक्सप्लोर करना शुरू कर दी थी, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर कंट्रोल शुरू कर दिया था और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। अगला अगर देखें तो अब आप बोलोगे तो यार इंडिया ने क्या करा, फिर इंडिया ने भी काफ़ी कुछ करा है। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन, पेन चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखा जाए अगर ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अगला अगर देखा जाए तो हमारे स्पेस प्रोग्राम्स, हमने इतने सारे स्पेस प्रोग्राम्स करे हैं, जैसे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान, गगनयान तो अभी होने वाला है, चलो बाकी इतने सारे, चंद्रयान 1, 2, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने करी है ऐसे। उसके अलावा हमने जो इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम अपने बनाए हैं इतने सारे, आकाश तीर, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, ये सारी चीज़ें जो गई हम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। इसके अलावा हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रखा है, हम न्यूक्लियर पावर नेशन है। हमारा IT, हमारा जो इंडिया है, इंडिया सर्विस सेक्टर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, ठीक है। इंडिया सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास लेबर इतनी ज़्यादा है। इसके अलावा हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गया, मतलब जो हम UPI यूज़ करते हैं, ठीक है। अब याद रखना है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया जो है सबसे अच्छा है वर्ल्ड में, हमारे पास सबसे अच्छा इंटीग्रेटेड DPI सिस्टम है, मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि यूज़ होता है पेमेंट के लिए। ये चीज़ है जो है हम अफ्रीका में भी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आपने अफ्रीका का कभी कुछ देखा हो टीवी पे, नेशनल कोई भी टेलीविज़न पे देखा हो आपने, वहाँ पर आपने देखा होगा एयरटेल, भारतीय एयरटेल जो है वो काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। मतलब नेटवर्किंग में भी इंडिया काफ़ी अच्छा है। अगली चीज़ अगर हम देखें तो लोकल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, हमने कोविड की वैक्सीन डेवलप करी थी, मार्स ऑर्बिटर मिशन अगेन, चलो ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी, हमारे पास 50% जो है लाइक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हमने क्वांटम कंप्यूटर भी डेवलप कर रखा है एंड AI हमने मिशन ले रखा है कि हमको AI डेवलप करना है अपना खुद का, ठीक है। तो इंडिया भी पीछे नहीं है, बट आपको पता है चैलेंजेस वगैरह सब कुछ क्या क्या है। मेरे ख्याल से इस टॉपिक के ऊपर तो अब आप किसी को भी कुछ भी समझा सकते हो, बिल्कुल डेप्थ से लेकर बिल्कुल लाइक एडवांस लेवल तक, ठीक है। सारी स्टोरी आपको समझ आ गई होगी अब तक, मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों की, रियलिस्ट अप्रोच एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
ठीक है, अगले टॉपिक के ऊपर अगर आते हैं तो अब देखो, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्यों होती है हमारी लड़ाई, ठीक है। फर्स्ट पेज पर अगर मैं दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि अब क्यों होती है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में लड़ाई, ठीक है। तो अब टाइम आ गया आपको सबसे पहले तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ बताने का। तो देखो, ग्लोबल नॉर्थ क्या है? ग्लोबल नॉर्थ ये नहीं है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज़ हैं, इनको ग्लोबल नॉर्थ नहीं बोलते, ठीक है। तो क्या नीचे जो कंट्रीज़ उनको बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ, इनको भी नहीं बोलते, ठीक। तो ग्लोबल नॉर्थ एक्चुअल में है क्या? देखो, अगर हम आगे चले, हाँ, अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, इस मैप के थ्रू, तो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ है जो एडवांस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, या फिर जिनकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल हो चुकी है कि अगर वो मतलब अपने लाइक जो डेली के काम करते हैं बस उतना करें तो वो भी अच्छे से सस्टेन कर सकती है। उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी अच्छी है इंडिया से, या फिर इंडिया मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या फिर डेवलपिंग कंट्री से काफ़ी अच्छी है। ये सारी चीज़ें जो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, वो सारी कंट्रीज़ आ गई ग्लोबल नॉर्थ में। तो क्या इंडिया ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है? तो आप बोलोगे नहीं यार, इंडिया ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट तो नहीं है, ठीक है। तो क्या ग्लोबल साउथ का पार्ट है? तो आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल, ग्लोबल साउथ का ही पार्ट है, ठीक है। और इंडिया ही ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने का सबसे बड़ा जो है कंटेंडर है। ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की वॉइस का मतलब क्या हुआ? अब देखो, अगर मान लो सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ ऊपर चली गई, ठीक है, तो कोई तो नीचे भी संभालने के लिए होगा ना। तो नीचे वाली कंट्रीज़ को संभालने के लिए कौन है? सबसे बड़ी पॉपुलेशन जिसके पास है, इंडिया हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, यहाँ पर हमारा ब्राज़ील हो गया, ठीक है, और भी इंडोनेशिया हो गया। ये सारी जो कंट्रीज़ है ये सारी कंटेंडर है ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने के लिए। तो इंडिया को अगर आपने देखा होगा काफ़ी सारी मीटिंग्स की ऐसे चेयरमैनशिप मिलती है, क्योंकि इंडिया इन सब की अफ्रीकन कंट्रीज़ की आवाज़ उठाता है इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर, जैसे कि G20 हो गया और बाकी सारी जो इतनी भी हम ग्रुपिंग्स देखते हैं अपने न्यूज़ में देखते रहते हैं रेगुलर, है ना, उन सब चीज़ों में जाके इंडिया जो है उनकी आवाज़ रखता है। तो अब आपको समझ आ गया ग्लोबल साउथ क्या होता है। ग्लोबल साउथ है सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, और ग्लोबल नॉर्थ कौन हो गया? जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जैसे कि USA हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, UK हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इनके पास काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है ना। तो एक बार ये आप डायग्राम देख सकते हैं, एक सेकंड अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके देखना है तो, कि ग्लोबल साउथ की कुछ कुछ कंट्रीज़ को मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, और इसको आप देख के मतलब देख सकते हैं एक बार को, ठीक है। तो अब हम अगर अपने टॉपिक के ऊपर आए, तो मैंने बताया आपको ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में लड़ाई चल रही है। क्यों लड़ाई चल रही है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब देखो बात क्या है, थोड़ी समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपको कहूँ कि यार देखो, USA जो है, USA कब इंडिपेंडेंट हुआ? लगभग आज से 250 साल पहले, ठीक है, एंड ऑफ 17th सेंचुरी, वो 18th सेंचुरी सॉरी, ठीक है। तब USA जो है डेवलप नहीं, इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब यहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये कब से शुरू हुई? 18th सेंचुरी से। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है अपना 20th सेंचुरी में, 1947, है ना। मतलब इंडिया की जो एक्चुअल ग्रोथ है वो यहाँ से शुरू हुई, ठीक है। अब अगर USA की इंडिया से लगभग 150 साल पहले शुरू हो गई इकोनॉमिक ग्रोथ, तो क्या इसने ज़्यादा एमिशन नहीं करे होंगे अपने जो कार्बन एमिशन होते हैं, या फिर जो पोल्यूशन मान लो आप सिंपल टर्म से, क्या USA ने इंडिया से ज़्यादा पोल्यूशन करा नहीं करा अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ, मतलब उसकी जोग्राफिकल एरिया में? तो आप बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल करा। तो इंडिया ने इतना करा क्या? इंडिया ने नहीं करा। अब दिक्कत क्या आई? देखो, हमने जब लेट हम 20th सेंचुरी देखते हैं, बोले तो 1980s के बाद में, ठीक है, इसके बाद से हम देखना शुरू करते हैं तो हमको एक चीज़ समझ आती है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी वायरल हुआ। तो क्या हुआ, अब ना कुछ कुछ ग्रुपिंग्स बनने लग गई। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपने सुना होगा, बाकी बहुत सारे आपने वाशिंगटन कंसेंसस सुना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होने लग गई, ठीक है, जिसका मेन मोटिव क्या था? क्लाइमेट चेंज। तो अब हुआ क्या, एक सारी कंट्रीज एक बार साथ में बैठी, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की, और ग्लोबल साउथ के कंट्रीज ने बोला कि यार देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसी कोई बात है कि तुमने देखो ऊपर क्या नाम है, तुमने पहले इतना एमिशन कर रखा है, ये वाला जो एमिशन कर रखा है, और अब तुम्हें पैसे देने चाहिए ताकि हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए, और हम जो रिन्यूएबल एनर्जी उनको ज़्यादा यूज़ कर पाए, जैसे कि सोलर पावर पैनल यूज़ कर पाए, विंड टर्बाइन यूज़ कर पाए, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें, ठीक है। तो ग्लोबल नॉर्थ बोलता है कि ऐसे कैसे भाई, कि हमने तो नहीं करा है एमिशन, तुमने ही करा है, तुम इस टाइम पे एमिशन कर रहे हो, जैसे कि इंडिया सबसे ज़्यादा एमिशन कर रहा है, लेकिन इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है सबसे कम है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो उसके ऊपर लड़ाई चलती रहती है, ठीक है, दोनों लड़ते रहते हैं इस चीज़ के ऊपर, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। तो इंडिया इस चीज़ की जो वॉइस है वो बनना चाहता है, ठीक है, कि हम सबसे आगे हैं, हम तुम्हारी बात रखेंगे सामने आके, तो हमसे बात करो आके, ठीक है। तो अब देखो क्या चीज़ है, अब इंडिया कहता है
कि ये जो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि हम सारे मिलके ही जो क्लाइमेट चेंज है उसको कंट्रोल करेंगे। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जिन्होंने पहले यहाँ पर इतना वो कर रखा है, अपना डेवलपमेंट कर रखा है, उसके बाद एमिशन कर रखे हैं, और अब उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि हम नीचे कुछ भी करें, हम डेवलप्ड रहें अंडर डेवलप्ड रहें, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ये जो कंट्रीज़ है हमको पैसे दे जिससे हम ये सारी चीज़ें मतलब जिससे हम ये सारी चीज़ों का ऐसे वो कर पाए, सॉल्यूशन निकाल पाए, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ये सारे ग्लोबल नॉर्थ के जनरेशन से मना करते हैं। बस इतनी सी कहानी थी, यही चीज़ चलती आ रही है हमारे लास्ट 30 से 40 साल के आसपास, जो भी जितने भी साल हुए 1980 से अब तक, ठीक है। तो ये सारी जो कहानी थी यही कहानी चलती आती है, और हर साल इसी के ऊपर मीटिंग होती है, जो आप देखते हो कि इंडिया को इसकी वो चेयरमैनशिप मिल गई, ये वाली मीटिंग यहाँ पर हो रही है, ये वाली मीटिंग वहाँ पर हो रही है, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं सब कुछ इसी के रिलेटेड है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ एनवायरमेंटल डिवाइड जो था क्या था, ग्लोबल नॉर्थ टारगेट प्रायोरिटी वो कहते हैं कि हम मिटिगेट करेंगे, और ग्लोबल साउथ का कहता है कि आप करो, हमको पैसे दो, ठीक है, कि हमको एडेप्टेशन कराओ। मिटिगेट मतलब क्या होता है कि आप हटाओ भाई, मतलब कोल पावर प्लांट है अगर, तो कोल पावर प्लांट को हटाओ और वहाँ पर सोलर पैनल लगाओ, ठीक है। और इंडिया क्या कहता है कि आप अडेप्ट करवाओ ना हमको, कि आप हमको पैसे दो कि हम उसको अडेप्ट कर पाए, ठीक है। तो इंडिया पैसे मांगता है, तो अब क्लाइमेट फंडिंग फुलफिल्ड कितनी हुई है, बस 35%, कि इंडिया ने जितने पैसे मांगे उसके सिर्फ 35% ही फुलफिल हो पाए। मेरे ख्याल से आपको पूरी स्टोरी समझ पे आ चुकी होगी। एक बार अगर मैं समराइज़ करने को आपको बताऊँ, देखो डेवलप्ड कंट्री जो अभी इस टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे यूएसए वगैरह, वो काफ़ी पहले वो डेमोक्रेसी में आ चुकी थी, ठीक है, पहले काफ़ी पहले इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। तो उन्होंने हमसे काफ़ी ज़्यादा एमिशन कर रखा है, ठीक है, पॉल्यूशन कर रखा है। इंडिया ने पॉल्यूशन अभी कुछ साल से करना शुरू करा है, मुश्किल से 70 साल से, ठीक है। तो इंडिया कहता है कि हमने तो अभी शुरू करा है, तुम तो बहुत टाइम से कर रहे हो, तो तुम हमको पैसे दो ताकि हम ये जो सोलर पैनल वगैरह है ये सब कुछ अपने अरेंज कर पाए, ठीक है। और ऊपर वाली कंट्रीज़ कहती है जो यूएसए वगैरह हो गए कि हम पैसे नहीं देंगे, ठीक है। यूएसए ने तो इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले ये भी बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं मानता ही नहीं क्लाइमेट चेंज कुछ होता है, ठीक है, कि तुम ये सब सिर्फ मतलब पैसे लेने के लिए कर रहे हो और क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता, मैं मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें भी होती हैं। और यूएसए ने पेरिस एग्रीमेंट से भी खुद को बाहर कर लिया। पेरिस एग्रीमेंट क्या था कि उसमें यही सारी चीज़ें थी कि पैसे देने होंगे और 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये सब वगैरह। उसकी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नॉन स्टेट एक्टर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। नॉन स्टेट एक्टर कौन होते हैं? नॉन स्टेट एक्टर, सबसे पहली बात तो एक्टर मतलब अपने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान नहीं। नॉन स्टेट एक्टर मतलब जो स्टेट की पार्ट नहीं है। जैसे कि स्टेट क्या है? स्टेट तो आप वापस सोच के बताओगे भाई, MPS 003 में मैंने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। स्टेट क्या होती है? स्टेट होती है कोई भी एक अथॉरिटी जो लाइक आपको सर्व करने के लिए बनी है, जैसे कि जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जैसे गवर्नमेंट को मान लो आप, चलो स्टेट, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट मान लो। तो नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स सुनते सोशल क्या नाम आना चाहिए? NGO, है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा और क्या क्या होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। अब नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि MNC और TNC क्या होती है? ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। जैसे कि एक कंट्री में उसकी पेरेंट कंपनी है एंड आसपास की कंट्रीज में भी उसकी एक्सपेंशन हो गया उस कंट्रीज़ का, ठीक है, कंपनीज़ का। MNC क्या होती है? कोई एक कंपनी है, उसके काफ़ी सारे कंपनी अलग अलग कंट्रीज़ में भी वो है, लाइक और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में उनकी कंपनी बनी हुई है, ठीक है। तो अब दूसरा हम देखें NGO एंड सोशल ग्रुप। NGO क्या होता है? NGO होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपने देखे होंगे ऐसे कोई ऑर्फनेज होते हैं, है ना, और बाकी कोई ऐसी फंडिंग करने के लिए होता है, कोई एनिमल रिहैब के लिए होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है NGOs में आती है। अगला अगर हम देखें वायलेंट NSAs। अब NSAs क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो अब अभी तक आपको ये दो चीज़ें समझ आई होगी, MNC, NGO और TNC। ये तीन चीज़ें जो है नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर आती है। कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, हमको बस ये देखना है कि इनका रोल क्या है एक लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। तो अगर हम देखें इम्पैक्ट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, तो हमने MNC देखा, ठीक है। अब MNC है, मान लो कल को इंडिया की सारी MNC बंद हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? इंडिया में FDI बंद हो जाएगा, इंडिया में FPI बंद हो जाएगा। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FPI क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बंद हो जाएगी, मतलब इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तरीके से मैं अगर मोटा मोटा बताऊँ, इंडिया जो है फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर चले जाएगा। तो MNC जो है, MNC एंड TNC दोनों यही मतलब सिमिलरिटी टर्म्स में है। तो ये जो है इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाएगी
अगर क्रैश कर गई तो मतलब क्रैश किसके रिस्पेक्ट में करेगी, ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट के रिस्पेक्ट में करेगी, तो इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट पे पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो है जैसे कि एमएनसी वगैरह, उनका भी रोल एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है। कि कैसी कंट्री के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, कौन सी कंट्री के हमारे ज़्यादा एमएनसी है, कौन सी कंट्री की कम एमएनसी है। एनजीओ वगैरह हो गए, एनजीओ अब देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सीजीबी प्रोटेस्ट चल रहा है कि मतलब उससे पहले जो चला था लद्दाख के लिए जो प्रोटेस्ट चला था, वहाँ पर एक उनके लिए मतलब सोनम वांगचुक जी को जो जेल में डाला था, किसने डाला था कि आपके जो एनजीओ है वो फॉरेन फंडिंग ले रही है, वो भी टेररिस्ट ग्रुप से, ये कह के बोला था, ठीक है। तो एनजीओस कैसे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, देखो अब एनजीओ के लिए ना इंडिया में अगर सोचो, मान लो कोई क्लॉज नहीं होता कि आप कहीं से भी कोई भी फंडिंग ले सकते हो, ठीक है। तो क्या होता, जो टेररिस्ट ग्रुप है इंडिया में या फिर जो ब्लैक मनी है इंडिया में, वो क्या करते, वो किसी बाहर की कंपनी को देते और बाहर की कंपनी से कहते कि भाई तुम एक काम करो, इस एनजीओ में पैसे डालो और मैं इस एनजीओ से पैसे निकाल लूँगा अपने, ठीक है। तो ऐसा चलता है, वाइट वॉशिंग हो जाती है मनी की, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए लॉज लाए गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, बट अगर आप कॉज समझो इस चीज़ का क्या होता है यहाँ पर कि वाइट वॉशिंग हो जाती है ब्लैक मनी की, ठीक है। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता, इंटरनेशनल मार्केट में पड़ता या फिर इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर पड़ता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एनजीओ जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है। अगली चीज़ जो है एनएसएज, एनएसएज क्या होता है, ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स, टेररिस्ट सिंडिकेट्स एंड आर्म्स ग्रुप्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, टेररिस्ट ग्रुप, अब आपको तो पता नहीं है कौन सा टेररिस्ट ग्रुप कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, टेररिस्ट ग्रुप जो होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि हमारे जो नेबर है उनके साथ कैसा रिलेशन होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि चाइना जो है हमारा मणिपुर में जो है इंसर्जेंसी वहाँ पर जो चल रही है उसको फंड करता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हो गई, अब देखो वो इंडिया के नेशनल सॉवरेनिटी के लिए वो मतलब खतरा है या नहीं है, खतरा है, साफ साफ खतरा है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी आती है एनएसए के अंदर में, जो ये सारे ग्रुप्स होते हैं जो ऐसे करके फंडिंग मिलती है जिनको बाहर से, तीनों ही अगर आप देखो तो इकोनॉमिक टर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और यही गाइड करते हैं इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस को। लास्ट टॉपिक अगर हम देखें, ईजी टॉपिक है आज के लिए थोड़ा, लास्ट टॉपिक मैंने इसलिए थोड़ा लाइट रखा, ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट। देखो समझने की कोशिश करो, ट्रांसनेशनल मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन जा रहे हैं, ठीक है। सबसे ईजी एग्जांपल समझाता हूँ, अगर आपको बुद्धिज़्म के बारे में आपने कभी पढ़ा हो लाइफ में, तो बुद्धिज़्म में जो बुद्धा थे हमारे, जो सिद्धार्थ थे, वो कहाँ पर उनका बर्थ हुआ, इंडिया में बर्थ हुआ, ठीक है। क्या इंडिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो आप बोलोगे नहीं करते। अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूँ चाइना में करते हैं क्या, चाइना जापान इन जगहों पे करते हैं क्या, तो आप बोलोगे हाँ यार यहाँ तो बहुत करते हैं। तो क्या है ये ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है। ये सिर्फ बुद्धिस्ट के मतलब कंटेक्स्ट में ना देख के, अगर आप देखो इस्लामिक कंटेक्स्ट में, ठीक है, या फिर अगर आप देखो क्रिश्चियनिटी के कंटेक्स्ट में, ठीक है, तो आपको ये चीज़ कहीं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो अब मैंने आपको बताया कि एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में जाना, मान लो ये इंडिया का बॉर्डर था, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई आइडियोलॉजी चाइना के बीच में, ठीक है, नेपाल के बीच में, इन सारी चीज़ों के बीच में। तो एक कॉन्सेप्ट आता है वेस्टफिलियन बॉर्डर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा इंडिया का बॉर्डर है ना, इंडिया के बॉर्डर के बाहर जो मतलब इंडिया की जो आइडियोलॉजी है, वो इंडिया के जो आइडियोलॉजी हो गई, इंडिया की जो रिसोर्सेज हो गए, सब कुछ हो गया, वो इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। एक प्राइवेट स्पेयर में होना चाहिए सब कुछ जो है। तो इसको अब ये जो सेंटिमेंट है ये तो हर्ट कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि फेथ एंड जियोपॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अक्रॉस वेस्टफिलियन बॉर्डर्स, ठीक है। अगर हम इसको और अच्छे से देखने की कोशिश करें, डी सेकुलराइजेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स, जैसे कि सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है कि एक मतलब आप और मैं हैं, हम दोनों इस्लाम को भी इक्वल मानते हैं, हिंदुज़म को भी इक्वल मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को भी इक्वल मानते हैं, बुद्धिज़्म जैनिज़्म सबको इक्वल मानते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकुलरिज्म। अब डी सेकुलरिज्म मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर कि इस्लाम ही मेरे नेशन में भी रहेगा, मेरे बगल वाले नेशन में भी रहेगा, या फिर बुद्धिस्ट ही मेरे नेशन में रहेगा, मेरे बगल वाले नेशन में रहेगा, या फिर हिंदू का सेम कि जो लगातार सारे नेशन थे वो हिंदुज़म को फॉलो करेंगे, तो ये क्या उससे किस चीज़ के सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहा है, सेकुलरिज्म के, ठीक है। तो इस टाइम पे जो है हम डी सेकुलराइजेशन देखते हैं, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि हमारा जो पूरा मिडल ईस्ट है, पूरा लगभग पूरा जो एरिया वाला, ये पूरा इस्लामिज़म को फॉलो करता है ना। इसमें भी दो टाइप के इस्लामिस्ट आते हैं, एक आता है सुन्नी मुस्लिम, एक आता है शिया मुस्लिम। दोनों के बीच में वॉर चलते रहता है, आपको पता ही होगा,
अगला अगर हम देखें तो क्रिश्चियनिटी अगर कंटेक्स्ट में देखें तो आप वो देखोगे, यूरोप देखोगे, पूरा यूरोप जो है मेजरली जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। तो ऐसी सारी जो चीज़ें इसको हम बोलते हैं ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार अगर मैं शुरू से दिखाऊँ, रियलिस्ट अप्रोच आपको समझ आ गई होगी क्या रियलिस्ट अप्रोच थी। नेहरूवियन एरा में क्या होता था, इंदिरा गांधी के एरा में क्या हुआ। इसके बाद हमने क्लासिकल और न्यू रियलिज्म पढ़ा। इसके बाद हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना पढ़ा, इंडिया पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा चाइना कितना आगे हमसे टेक्नोलॉजी में, और इंडिया भी काफ़ी आगे टेक्नोलॉजी में वैसे। इसके बाद हमने देखा एनवायरमेंटल के ऊपर कि कैसे हमारी लड़ाई चलती है, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ क्या क्या है, क्या किसके बीच में क्या लड़ाई चलती है ना। इसके बाद हमने ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ देखा, ठीक है। लास्ट में हमने देखा, लास्ट सेकंड हमने देखा नॉन स्टेट एक्टर्स क्या क्या होते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जिसमें हमने देखा इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए, NGOs हो गई, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं। MNCs हो गई जो कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि लास्ट हमने देखा ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट। बट अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आप यही करके जाओगे, तो सही बता रहा हूँ आप बहुत अच्छी चीज़ें मिस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया की जो न्यूक्लियर कि जो हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर इस टाइम पर है वो कैसे हमारे पास आई, ठीक है। पूरी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है भाई, मज़ा आ जाएगा सुन के। अगला लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया, बहुत कुछ मिस करने वाले हो, मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड सब्सक्राइब कर लेना है। पार्ट 2 आ जाएगा कल। आज ही वीडियो पोस्ट होने वाली होगी। आज आपका MP 001 का पेपर होगा वैसे तो, ठीक है। कमेंट करके बताना यार अगर वीडियो पसंद आई तो। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी। अगर आपको पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।